Dear students, viewers and dearest listeners, मैं अनिल सर आप सबों का अनिल प्रयास YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। प्रारंभ में ही एक छोटा सा अनुरोध भी आपके सामने रख रहा हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक संख्या में शेयर करें और यदि इस वीडियो के कंटेंट बेहतर लगते के, उपयोगी लगते के और मेरे सकारात्मक प्रयास आपको बेहतर दिखते के, तो आप निश्चित रूप से संपूर्णतया वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद इसे लाइक भी जरूर करें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रथम संबोधन एक छोटी सी अपील के बाद लगातार बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा के निमित्त सीरीज में 5 वीडियो को जारी किया था। मैं जानता था कि इससे जुड़े हुए स्टूडेंट की संख्या कम है। इसके बावजूद आपने बड़ी संख्या में सब्सक्राइब भी किया, शेयर और लाइक भी किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। काफी अधिक संख्या में स्टूडेंट्स मुझसे विनम्र अनुरोध करते जा रहे थे। वे कहते जा रहे थे कि सर बीपीएससी 67वीं और 68वीं की तैयारी कैसे शुरू करें। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ये अनुरोध कर रहे थे। वे सिविल सेवा की गहराई और गंभीरता को अधिक नहीं समझते थे, फिर भी उनकी गुजारिश थी, उनके अनुरोध थे। सर कितने समय पहले तैयारी शुरू की जाए, कितने घंटे पढ़ा जाए, क्या सर केवल मेहनती स्टूडेंट के ही होते के, क्या मेधावी स्टूडेंट के ही होते के ऐसी परीक्षाओं में ऑप्शनल चयन का आधार क्या हो, क्या ऑप्शनल निर्णायक है या जीएस निर्णायक है, कौन सा ऑप्शनल बीपीएससी या यूपीएससी के लिए अधिक स्कोरिंग है, क्या कोचिंग तुरंत ही ज्वाइन करना होगा, क्या कोचिंग टीचर समस्त आवश्यकता को पूरी कर देंगे, आदि आदि अनगिनत प्रश्न ऐसे स्टूडेंट के सामने थे। कम उम्र के स्टूडेंट, बेहद फ्रेशर स्टूडेंट्स, क्यूरियस माइंड्स और उत्साह से लबरेज स्टूडेंट्स, दुनिया पा लेने की चाह रखने वाले, उत्साह से भरे हुए ऐसे स्टूडेंट्स के प्रश्न अनगिनत थे। सिविल सर्विसेज के बारे में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में, प्रिपरेशन मोड के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, आवर्स के बारे में, लक एंड लेबर के बारे में, गाइडेंस के बारे में, रेफरेंस बुक्स के बारे में, डिफिकल्टीज के बारे में। और ऐसे अनुरोध करने वाले समस्त स्टूडेंट्स की सीधी पहुंच मुझ तक नहीं हो सकती थी। यूं तो YouTube पर ढेरों वीडियो इस संदर्भ में हैं, अच्छे अच्छे वक्ता के वीडियो हैं, काफी उपयोगी वीडियो के, वे सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच भी रखते के बावजूद इसके स्टूडेंट्स का अनुरोध लगातार मुझ तक पहुंच रहा था। शायद उनका मुझ पर अधिक विश्वास हो, खैर जो भी कारण को, मैं उनके
इस अनुरोध को नहीं टाल सका और आपके सामने ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी वीडियो जारी कर रहा हूं। समस्त प्रश्नों को, उत्तरों को, सलाहों को एक वीडियो में समेटा जाना संभव नहीं है, इसलिए या 2 या 3 वीडियो में सीरीज में सामने आएगा। निस्संदेह यह आपके लिए उपयोगी होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सीधे एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी पर डायरेक्ट पहुंचे बगैर मैं चाहता हूं कि आप सिविल सेवा के बारे में जरूर जानें, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में जरूर जानें, एग्जामिनेशन और उसकी ऐतिहासिकता के बारे में जरूर जानें, कमीशन के बारे में भी जानें, उसकी गंभीरता को जज्ब करें और अपने व्यक्तित्व में थोड़ी सी गहराई लाए। काम आगे का आसान हो जाएगा। सबसे पहले चर्चा सिविल सेवा की। हमारे मॉडर्न समकालीन हिस्टोरियंस की एक मशहूर फैशन परस्त विनम्र आदत रही है कि वे बहुत कम चीजों का श्रेय एंशियंट इंडिया को देना पसंद करते हैं। उनकी प्रबुद्धता को शायद यह अच्छा नहीं लगता है। अतः यह कह दिया गया, बल्कि इस निष्कर्ष को प्रतिष्ठित कर दिया गया कि विश्व सभ्यता को, वर्ल्ड सिविलाइजेशन को सिविल सर्विसेज नामक गिफ्ट देने का श्रेय एंशियंट चाइना को जाता है। जबकि इतने बड़े निष्कर्ष के पीछे बेहद सॉलिड एविडेंस नहीं है। आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मेरे पास 6 अलग अलग विषयों का नेट क्लियरेंस का अनुभव है। यूजीसी नेट परीक्षा में मैंने साउथ एशियन स्टडीज और साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज से भी सफलता पाई है। हिस्ट्री के अलावे, इंडियन कल्चर के अलावे, आर्कियोलॉजी के अलावे, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अलावे और फिजिक्स CSIR फेलोशिप के अलावे। इसलिए साउथ ईस्ट एशिया को तो गंभीरता पूर्वक मैंने देखा ही है, इसके अलावे फार ईस्ट नेशंस के इतिहास को भी मैंने बखूबी और काफी गंभीरता से देखा है। और मैंने पाया क्या कि चाइना की ओर से कोई इतना ठोस प्रमाण नहीं पेश किया गया है कि सिविल सेवा को जन्म देने का महान श्रेय एंशियंट चाइना को ही दे दिया जाए। दूसरी तरफ एंशियंट इंडिया को देखें, मौर्यकालीन इंडिया को देखें। मौर्यों ने अपने विशालतम एम्पायर को
बखूबी और सुव्यवस्थित चलाने के लिए विशालतम नौकरशाही को जन्म दिया। कोई बाह्य प्रेरणा नहीं, मौलिक देन। मौर्य व्यवस्था की गहराई से आप अध्ययन करते के तो पाते के कि वहां प्रथम श्रेणी के ऑफिशियल को पुरुष, परिषा और मात्य कहा जाता था और द्वितीय श्रेणी के ऑफिशियल्स को अध्यक्ष कहा जाता था। अमात्य, महामात्य, स्त्री अध्यक्ष महामात्र, इति झाकर, शीताध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, अग्राध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, पत्याध्यक्ष, युक्त, राजुक, प्रादेशिक जैसे सिविल सर्वेंट्स के उदाहरण भरे हुए हैं समकालीन स्रोतों में। कोई मापतौल विभाग को संभालते थे, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को संभालते थे, कोई पासपोर्ट डिपार्टमेंट को संभालते थे, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को संभालते थे, कोई आयरन माइंस डिपार्टमेंट को संभालते थे और कोई साल्ट डिपार्टमेंट को संभालते थे। ये सबके सब सिविल सर्वेंट थे। स्वाभाविक है, यह एंशियंट है, तो चयन ऐसे सिविल सर्वेंट के चयन के आधार केवल योग्यता नहीं होंगे, यह मैं मानता। राजा की इच्छा सर्वोपरि होती हो, वंश कुल की महत्ता भी आधार होगी। आज की तरह पीटी, मेंस, इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट तो होगा नहीं। बावजूद इसकी जानकारी मिलती है कि व्यावहारिक ढंग के 3 एग्जामिनेशन, लव टेस्ट, फियर टेस्ट और मनी टेस्ट हुआ करते थे। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो कवि अमात्य की योग्यता की भी चर्चा है कि सिविल सर्वेंट भिन्न भिन्न व्यावहारिक परीक्षाओं के जरिए यह जानते थे कि सिविल सर्वेंट उनके लिए लव एफेक्शन रखते हैं या नहीं जिनकी सेवा में उन्हें लगाया जाएगा। सो यह लव टेस्ट, फियर टेस्ट कि क्या वे रॉयल फैमिली से, मंत्रियों से डरते और डरते तो नहीं है। सो विभिन्न प्रकार के फियर टेस्ट और मनी टेस्ट कि क्या वे करप्शन के शिकार हो सकते हैं, क्या वे दबाव में आ सकते हैं। तो पीटी, मेंस, इंटरव्यू के बजाय वहां लव टेस्ट, फियर टेस्ट, मनी टेस्ट थे, लेकिन उन्होंने कुछ तो डेवलप किया था। कहने का निचोड़ या आशय यह है डियर स्टूडेंट्स कि आपके एंशियंट इंडिया में तकरीबन 2500 साल पहले भारत को मौलिक रूप से सिविल सर्विसेज दिया, विशाल नौकरशाही ढांचा दिया, नकद वेतन और वेतनमान दिया, 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाला भर्ती पैटर्न दिया, योग्यता बनाम कुलीनता के संघर्ष में उसने संतुलन बनाए रखा। अतः एंशियंट इंडिया, मौर्यन इंडिया, मौर्यन सिस्टम को इस मौलिक योगदान का श्रेय मिलना चाहिए। और जिस दिन आप इस तथ्य को समझते हैं उसी दिन आप यह मान लेते हैं कि आप जिस महान सेवा से जुड़ने की इच्छा या महत्वाकांक्षा रखते हैं उसकी खासियत है प्राच्य।
प्राचीनता, ऐतिहासिकता, निरंतरता, परिवर्तनीयता, दीर्घजीविता, ऐसे लक्षणों वाले सिविल सर्विसेज से जुड़ने की आपकी इच्छा निसंदेह बड़ी महत्वाकांक्षा है। इसे महसूस कीजिए, इसे जज्ब कीजिए। यह गर्व की बात है, आप कोई साधारण सेवा से जुड़ने नहीं जा रहे हैं। आइए हम अब दूसरे किस्से पर चलते हैं, जिसे कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मॉडर्न एरा में सिविल सर्विसेज के भारत में जन्मदाता कॉर्नवालिस कहलाते हैं। यद्यपि यह सच है कि बंगाल के गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय में भी कलेक्टर जैसे पद सामने आ गए थे। बावजूद सिविल सर्विसेज को आधुनिक रूप, रिफॉर्म रूप देने का श्रेय बंगाल के द्वितीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को की जाता है। शायद इसका जन्म आधुनिक रूप से 1790 के आसपास हो गया। निसंदेह 232 साल पुरानी यह आधुनिक सिविल सेवा, और आप इससे जुड़ने की इच्छा रखते हैं, क्यों ना गर्व करें, जरूर फक्र महसूस कीजिए। कॉर्नवालिस ने जिसे जन्म दिया, उसे आगे आने वाले गवर्नर जनरलों ने मॉडिफाई किया, चाहे वे लॉर्ड वेलेस्ली हो, लॉर्ड हेस्टिंग हो, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो, लॉ मेंबर मैकॉले हो और लॉर्ड डलहौजी हो। रिफॉर्म हुआ, लेकिन इसकी सीमाएं भी बहुत अधिक थी। जैसे लंबे अरसे तक कुलीनता और अभिजात्यता को की आधार बनाए रखा गया सिविल सर्विसेज में आने का, योग्यता को नहीं, मेरिट को नहीं। कोई रिटन एग्जामिनेशन डेवलप नहीं किया गया और कैंपस चयन के जरिए के सिविल सर्वेंट को लिया जाता था कंपनी इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में काम करने के लिए। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन यूनिवर्सिटी से सीनियर कैम्ब्रिज या ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स का कैंपस चयन हो जाता था, और उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, वही रिकमेंड कर देते थे कि सिविल सर्वेंट के रूप में ऐसे लोग ही भारत जाएंगे। उनकी थियोरेटिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स इंग्लैंड में की, हैरीबरी स्थित ईस्ट इंडिया कॉलेज में कराए जाते थे, और प्रैक्टिकल लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग इंडिया में फोर्ट विलियम कॉलेज में हो जाया करते थे। धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि सिविल सर्विसेज में कमियां आके योग्यता को आधार बनाया जाना चाहिए, मेरिट को आधार बनाया जाना चाहिए, भर्ती का आधार एग्जामिनेशन हो, कुलीनता के बजाय सार्वभौमिकता को महत्व दिया जाए, आयोग गठित किया जाए, और कुछ भारतीय को भी कंपनी सेवा में या क्राउन की सेवा में सामने लाया जाए, इसकी इजाजत दी जाए। इसके लिए पहली बार पैरवी 1833 के एक्ट ने किया, और जोरदार पैरवी, एक प्रकार से निर्देश 1853 के रेगुलेटिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 ने किया। और आखिरकार 1855 से
सिविल सेवा से जुड़ने के लिए एग्जामिनेशन वाली व्यवस्था सामने आ गई 1855 से, और आज 2021 है। शो आप अंदाजा लगा सकते थे कि 160 साल से ऐसी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं जिससे आप जुड़ने की इच्छा रखते हैं। निस्संदेह ऐतिहासिकता भी है, आधुनिकता भी है, गर्व करने लायक भी बात है और उच्चता बोध वाली बात भी है। इसलिए इसे शिद्दत से महसूस कीजिए, जज्ब कीजिए। सिविल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जैसे कि समझेंगे, आप में गंभीरता आएगी और आप बेहतर लगन के साथ इसके प्रिपरेशन से जुड़ जाएंगे। तीसरी बात एक कमीशन की भी हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, सिविल सेवा एग्जामिनेशन मॉडर्न रूप में 160 साल पहले थे। इसमें सुधार होते रहे। इसके लिए समय समय पर आयोग क्राउन सरकार की ओर से बैठाए जाते रहे, ब्रिटिश भारत सरकार की ओर से गठित किए जाते रहे, जैसे एटकिंसन कमीशन, इस्लिंगटन कमीशन और लीग कमीशन कहते हैं। आखिरकार लीग कमीशन 1923-24 के रिकमेंडेशन के आधार पर यह आवश्यक समझा गया कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को संचालित करने के लिए एक आयोग हो। और आखिरकार आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। 1935 के एक्ट ने 2 प्रकार के कमीशन के गठन को सुनिश्चितता प्रदान किया। एक को कहा गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे को कहा गया स्टेट और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ग्रेड ए और ग्रेड बी पदों के लिए संघ स्तर पर भर्ती नियुक्ति की प्रक्रिया को जारी रखेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और राज्य स्तर पर इसे बनाए रखेंगे, व्यवस्थित किए रखेंगे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसा निर्देश दिया गया 1935 के एक्ट के आधार पर। आगे स्वतंत्रता बाद जब संविधान लागू हुआ तो ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। और 1949 को उड़ीसा और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग होते हुए बिहार में भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अस्तित्व में आ गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इन दोनों आयोगों के जरिए सिविल सर्वेंट की भर्ती नियुक्ति की जाने लगी। अतः आयु के हिसाब से देखेंगे तो लोक सेवा आयोग भी आधुनिक नाम के साथ लगभग 100 वर्ष है। 1926 से 2021 और यदि
1949-50 को आधार मानेंगे स्वतंत्रता बाद, संविधान लागू होने के बाद, तो निस्संदेह या 70-72 साल पुरानी संस्था है। तो मेरे स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज 2500 साल पुरानी, आधुनिक सिविल सर्विसेज 232 साल पुरानी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 160 साल पुरानी, और संघ लोक सेवा आयोग लगभग 100 साल पुराने, प्रांतीय लोक सेवा आयोग बीपीएससी 72+ वर्ष पुराने। आधुनिक दौर में भी इसकी प्रतिष्ठा महत्ता का है। निस्संदेह आप इनसे जुड़ने जा रहे हैं। शानदार ऐतिहासिकता, शानदार परंपरा बोध, शानदार दीर्घजीविता, शानदार आधुनिकता, प्रतिष्ठा, गौरव, गरिमा, वास्तविक एग्जीक्यूटिव होने का एहसास, आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने की सक्षमता का सुबोध, नीतियों को तैयार करने का एहसास, नीतियों के क्रियान्वयन का सुखद सुखबोध, सरकार के समस्त प्रोग्राम को अमल में लाने का महती दायित्व और इस दायित्व का बोध, उच्चतम वेतनमान, बेहतरीन सुविधा, कठिनतम चुनौती, चरम दायित्व, सर्वाधिक सुरक्षित, मोस्ट एम्पावर्ड सर्विसेज इन इंडिया, इससे जुड़ने की इच्छा रखते हैं। उच्चता बोध रखिए, महत्वाकांक्षा बोध रखिए, और इसी के साथ साथ अपने व्यक्तित्व में गंभीरता लाए। चाहे आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हो, बीए बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट हो, या पार्ट 3 के स्टूडेंट हो, शुरुआत करने जा रहे हैं या कुछ बार एग्जामिनेशन दे दिए हैं। एग्जामिनेशन के सिलेबस आपके सामने है, मार्क्स सामने रह सकते हैं। ये सब पर चर्चा बेहद आसान और सहज है, लेकिन इस सेवा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मैंने बताया, इसे जज्ब कीजिए, इसे फील कीजिए, और केवल फील ही नहीं कीजिए, अपने व्यक्तित्व को आज से ही, अभी से इसके अनुरूप ढालने का जतन शुरू कीजिए। एग्जामिनेशन की लगन बन जाएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है।